हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन में ये जो हमारा पहला टॉपिक है सिलेबस का, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमारा लास्ट टॉपिक इसके अंदर बाकी रह गया है फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। हम इस लेक्चर में करेंगे फैक्टर्स जिसकी वजह से इंडिया की यूनिटी थ्रेटन होती है। हमने बात करी थी कि इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आस्पेक्ट देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटीज़ हमारे देश में, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने पर्टिकुलरली जो पढ़ी थी वो थी रीजनल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। उसके बावजूद भारत के अंदर एक एकता का, एक यूनिटी का आस्पेक्ट और एंगल हमें देखने को मिलता है। लेकिन भारत की यूनिटी कुछ ऐसे तत्वों की वजह से, कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह से कभी कभार थ्रेटन भी हो जाती है, जो कि पास्ट में आज़ादी से लेकर अभी तक कुछ चैलेंजेस आए हैं जिन्होंने भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की इमेज को, या भारत जो एक डाइवर्सिटी के मामले में एक जो यूनाइटेड नेशंस अभी तक बनकर रहा है, इस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करी थी उन चैलेंजेस ने। तो हम इस लेक्चर में उन्हीं फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से इंडिया की यूनिटी कभी कभार थ्रेटन होती हुई आई है, दैट इज रीजनलिज्म। रीजनलिज्म के एस्पेक्ट के अंदर या इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता क्या है, हम वैसे तो अपने आप को इंडियंस बोलते हैं, भारत के सभी लोग, कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं वो अपने आप को वैसे तो भारतीय समझते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ इंडियंस हैं जो कि कभी कभार अपना एक पैरोकियल माइंडसेट अपना लेते हैं। पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंड। एक नैरो माइंडसेट अपना लेते हैं वो अपना, जिसमें इस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी या अपने जीवन में जो अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं ना, वो रीजन के बेसिस पे करने लग जाते हैं। वहां पर फिर उनके दिमाग में ना डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। वो यूपी का है, वो बिहार का है, वो तो पहाड़न है, वो तो मद्रासी है। हम फिर उसके अंदर एक ब्रॉडर पैरामीटर ये भूल जाते हैं कि हम सब है तो हिंदुस्तानी, हम सब है तो भारतीय। इसको कहते हैं रीजनलिज्म का एस्पेक्ट। हालांकि ये हमारे जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है, जैसे अभी हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अपने सिलेबस का, इंडियन सोसाइटी के अंदर सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ऐसे ही फिर सिलेबस के अंदर आपको रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ऐसे सिलेबस के पॉइंट भी देखने को मिलेंगे। तो हम रीजनलिज्म के बारे में वैसे तो एक डिटेल्ड चैप्टर के फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि रीजनलिज्म एक ऐसी टेंडेंसी होती है जहां पर कोई भी इंडिविजुअल या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, एक रीजन के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने इंटरेस्ट को हाईलाइट करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन या फिर रीजन्स के आधार पर। और मैंने यहां पर ये क्यों वर्ड लिखा था पैरोकियल माइंडसेट, नैरो माइंडसेट, क्योंकि फिर रीजन के बेसिस पर जब आइडेंटिटीज हमारे देश में हाईलाइट होने लग जाती हैं तो लोग जो हैं ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट को भूलने लग जाते हैं। ब्रॉडर आइडेंटिटी हमारी क्या है, इंडियंस, लेकिन हमारी रीजनल आइडेंटिटी क्या है कि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, मैं किसी स्टेट से बिलोंग करता हूं, कोई थर्ड पर्सन किसी और स्टेट से बिलोंग करता है या करती है। और उन स्टेट से बिलोंग करते हुए, उन रीजन से बिलोंग करते हुए हम अपनी आइडेंटिटी या फिर ये जो वी फीलिंग का एस्पेक्ट होता है कि वो अपने और वो पराए, ये फिर हम अपने वी फीलिंग का एस्पेक्ट अपने रीजन्स के लोगों के साथ एसोसिएट करने लग जाते हैं। लाइक इफ यू आर वर्किंग इन दिल्ली एंड इफ यू बिलोंग टू तमिलनाडु, और दिल्ली के अंदर जब आप तमिलनाडु से आए हो काम करने, और अगर आपको तमिलनाडु का कोई बंदा या बंदी मिल जाए, तब आपका वी फीलिंग ही उजागर होने लग जाता है। साइकोलॉजिकली यू फील वेरी हैप्पी कि मुझे मेरे राज्य का कोई मिला। अब यहां पर ऐसा फीलिंग ऑफ अटैचमेंट को एक फील करना साइकोलॉजिकल लेवल पे कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब ये टेंडेंसी वी और दे फीलिंग के अंदर बदल जाती है, अब जब नफरत करने लग जाते हो कि वो तो बिहारी हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप बोलने लगो वो तो चिंकी हैं,
पहाड़ी लोगों को आप बोलने लगो ये तो MI ऐसे होते हैं, मद्रासी लोग तो काले होते हैं। फिर आपकी तरफ से अगर कोई ऐसी माइंडसेट के बेसिस पर आइडेंटिटीज या फिर आप कोई ऐसे क्लेम करना स्टार्ट करते हो, तो सामने वाला भी आपको काउंटर क्लेम करेगा, और इससे समाज के अंदर एक अराजकता का माहौल फैलता है, हेट्रेड का माहौल फैलता है समाज के अंदर। इससे अराजकता आती है, डिविजन्स आते हैं, क्लैशेस आते हैं, जिसकी वजह से ये रीजनलिज्म की आइडेंटिटी, ये जो टेंडेंसी है, ये एडवर्सली यानी कि बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग को। जहां पर हर कोई पर्सन अगर अपने रीजन के बेसिस पर अपनी आइडेंटिटी को देखने लग जाए, अपने रीजन के लोगों के लिए वी फीलिंग रखने लग जाए, तो फिर वो अपने आप को एक ब्रॉडर पिक्चर के अंदर डैट वी आर इंडियंस, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, ये वाली फीलिंग चली जाएगी। जिसकी वजह से अगर ये फीलिंग कल को दंगे फसाद के अंदर अगर फैल गई, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बुरी तरीके से तब बिगड़ेगी जब रीजनल डिमांड्स उजागर होने लगे, जिसकी वजह से दंगा फसाद समाज के अंदर बढ़ने लगे। और ये जो रीजनल डिमांड्स हैं, ये किस फॉर्म में आपको देखने को मिलती हैं? जब एक पर्टिकुलर रीजन के लोग ये डिमांड करने लग जाते हैं कि हम एक पर्टिकुलर स्टेट का पार्ट हैं, लेकिन हम अपने आप को थोड़ा सा अलग होकर इनसे देख रहे हैं। यहां पर जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, उनसे हम अलग होकर यहां पर देख रहे हैं। इस स्टेट के अंदर ये जो पर्टिकुलर रीजन है, हम चाहते हैं कि वो या तो एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, और जब ये फीलिंग अपने एपेक्स पॉइंट पे बढ़ती है, तो इससे कभी कभार सेसेशनिस्ट टेंडेंसी भी पैदा होती है। ये आप आगे चलकर सीखोगे कि या तो स्टेट की डिमांड, अब स्टेट की डिमांड कैसे, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, है ना, और शुरू में मद्रास से, तमिलनाडु से अलग होकर बना था आंध्र प्रदेश, जो विशाल आंध्र मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसको लीड करा था पोटी श्रीरामुलु नाम के लीडर ने। तो स्टेट की डिमांड चलो फिर भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन ये जब सेसेशनिस्ट टेंडेंसी के अंदर बदल जाती है, सेसेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। अब यहां पर आप अलग किसी राज्य से अलग होकर अपना एक सेपरेट राज्य बनाने की बात नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो हमें देश ही पूरा एक अलग चाहिए, हमारे रीजन को अलग कर कर एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाए, एक सेपरेट नेशन स्टेट बना दिया जाए। अब ये जो आप सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे हो, ये हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 ये कहता है वी कैन इंटीग्रेट अ फॉरेन टेरिटरी इनटू इंडिया, हम शामिल कर सकते हैं लेकिन तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसलिए जब 1980 के दशक में जब सरदारों ने एक आवाज उठाई थी पंजाब के राज्य के अंदर खालिस्तान मूवमेंट की, कि खालिस्तान नाम से कंट्री बना दी जाए, तब इंदिरा गांधी की सरकार ने उसको साफ तरीके से नकार दिया था। और वो रीजनलिज्म की टेंडेंसी इतनी ज्यादा उत्तेजित थी उस टाइम पर कि इंदिरा गांधी जी के सरदार बॉडीगार्ड्स ने उनको गोली मार दी थी और उनका असैसिनेशन हो गया था। तो यहां पर हम सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं कि किसने क्या करा किसने क्या नहीं करा, बट ये रीजनलिज्म की टेंडेंसी किस कदर हावी होकर एक देश को तोड़ सकती है, उसके अंदर अराजकता का माहौल फैला सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस के अंदर रिजल्ट कर सकती है, जिसकी वजह से जो कानूनी व्यवस्था है और जो प्रशासन का जो एक स्थिर स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक स्टेबिलिटी का नेचर है, वो बिगड़ सकता है। क्योंकि फिर देश को चलाने का नॉर्मल रूटीन में देश के अंदर हमें ध्यान देना पड़ता है सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर, पॉलिटी के एस्पेक्ट्स पर, देश के अंदर सब कुछ स्टेबल तरीके से चलते रहे, वेलफेयर सोसाइटी का हम निर्माण करें। फिर सरकार का, प्रशासन का पूरा फोकस ऐसे तत्वों को कंट्रोल करने में लग जाता है, और फिर इसका फायदा कोई एक जो नेबरहुड में कंट्री जो हमारी एनिमी हो वो उठा सकती है। मान लो कि ऐसे रीजनलिज्म की टेंडेंसी हावी होकर सेसेशनिस्ट मूवमेंट के अंदर बदल गई, जहां पर कुछ लोग ये डिमांड कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ, सरकार के साथ क्लैश कर रहे हैं कि हमारे रीजन को अलग करके सेपरेट कंट्री बना दो, और उसी टाइम पर इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान से भी चल रही है, और सेम टाइम पर चाइना ने भी यहाँ पे हल्ला बोल दिया। तो इसकी वजह से देश की स्टेबिलिटी प्रभावित होती है, और फिर उसका इम्प्लीकेशन, उसका रिजल्ट इकोनॉमी के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी निकलता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने में रिसोर्सेज लगेंगे सरकार के बहुत ज़्यादा,
आर्म फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ेगी, पुलिस डिप्लॉय करनी पड़ेगी, खर्चा होगा बहुत ज़्यादा। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट इन्फ्लेशन के ऊपर भी निकलेगा, जिससे लोगों का जो रोज़मर्रा का जो जीवन है, जो डेली लाइफ है, वो भी प्रभावित होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये रीजनलिज्म एक ऐसा पहला फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया की नेशनल यूनिटी जो है वो थ्रेटन होती है। इस फैक्टर को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया की नेशनल यूनिटी थ्रेटन हो सकती है या होती हुई आई है कभी कभार, वो है डिवाइसिव पॉलिटिक्स। राजनीति एक ऐसे लेवल पर खेलना जिसमें आप अपने पॉलिटिकल उल्लू को सीधा करने के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए आप कास्ट और रिलीजन का सहारा लेते हो। अब बहुत बार क्या होता है, जो एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज होती हैं दोस्तों, एस्क्रिप्टिव का मतलब, या ये जो वर्ड होता है एस्क्राइब्ड, या आप इसको एस्क्रिप्टिव कह लो, इसका मतलब ये होता है आपके जीवन में जुड़ी हुई कुछ ऐसी आइडेंटिटीज आपकी जिसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आपका जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये आपके ऊपर बेस्टोड आइडेंटिटीज हैं। बेस्टोड का मतलब होता है थोपी हुई। भगवान जब आपको इस धरती पर भेज रहे थे तब उन्होंने आपसे पूछा नहीं था इन आइडेंटिटीज के बारे में, ये आपके पैदा होने के साथ ही आपके साथ जुड़ गई। कैसे? आप जिस परिवार में पैदा हुए तो उस परिवार के साथ एसोसिएटेड जो आपकी कास्ट है और जो आपका धर्म है, वो है आपकी एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज। इवन आप अपनी लाइफ में अगर देखो तो वो मतलब जो आपका नाम होता है वो भी आपकी एक एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है, बिकॉज यू डू नॉट डिसाइड योर नेम, योर फैमिली, योर पेरेंट्स डिसाइड योर नेम। वो अलग बात है कि एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज को भी चेंज करा जा सकता है। हमारे देश में आपके पास एक अधिकार होता है, शायद से आपको पता ना उस बारे में, कि बड़े होकर आप अपना नेम चेंज करवा सकते हो। जैसे, और ये उम्र में आप कभी भी करवा सकते हो, जरूरी नहीं माँ बाप के द्वारा दिया गया नेम उसको आप चेंज करवा रहे हो, आप कोई एक नया नाम और पूरा सरनेम भी अपना सकते हो। जैसे बहुत कम लोग ये वाली बात जानते हैं, अक्षय कुमार का नाम अक्षय कुमार तो है ही नहीं, इसका असली नाम है राजीव भाटिया। अक्षय कुमार तो नाम उसको एक पंडित ने बताया था कि ये नाम रख लो तो तुम फेमस होगे, तुम्हारे भाग्य बदलेंगे, फलाना टिकमा। उसका असली नाम तो राजीव भाटिया है, ना कुमार उसका सरनेम है, ना पहला उसका नाम अक्षय कहीं दूर दूर तक रिलेटेड है। शादी के बाद भी आप अपनी स्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज को चेंज कर सकते हो। एक लड़की के लिए पॉसिबल है भारत के समाज के अंदर, जैसे यहाँ पर कास्ट और रिलीजन की बात चल रही है, तो वो किसी और कास्ट में शादी कर ले, किसी और रिलीजन में शादी कर ले, और आप अपने धर्म को परिवर्तित करके भी अगर आप एक लड़के हो भारत के समाज के अंदर, तब भी आप अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हो। लेकिन एस्क्रिप्टिव वर्ड का दोस्तों मतलब ही यही होता है, देखो हमारा यहाँ पर मकसद चेंज करने का नहीं है, जो चीज़ आपको ओरिजिनली मिली है ना उसको कहा जाता है फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के डोमेन में दैट दिस इज एस्क्रिप्टिव, जो आपके ऊपर बेस्टोड है, थोपी हुई है, कि भगवान ने आपको जिस परिवार के अंदर पटका उसके साथ एसोसिएटेड जो सरनेम है, जो कास्ट है, जो रिलीजन है, वो आपके साथ जुड़ गया ऑटोमेटिकली आकर, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। भगवान जब आपको पूछ रहे थे, भगवान ने आपको कोई पूछा नहीं कि बेटा जाने से पहले लाइन में लगो और बता दो कि कौन से धर्म के अंदर, कौन से कास्ट के अंदर आपको पैदा होना है, तो हम आपका वहीं का जो पासपोर्ट है और वीज़ा है वो बना देते हैं। तो स्क्रिप्टिव आइडेंटिटी सच एज कास्ट एंड रिलीजन, ये बहुत बार ना उजागर करी जाती है, और इसके ऊपर एक प्रकार से आप कह सकते हो कि गेम खेला जाता है। कैसा गेम? डर्टी पॉलिटिक्स का गेम। किसके द्वारा खेला जाता है गेम? राजनेताओं के द्वारा। क्यों? ताकि वोट इनकी बेसिस पर मिल सके। इसलिए हम अपने इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन में दो कॉन्सेप्ट्स को आगे चलकर सीखेंगे, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति के अंदर कास्ट का एक जो एस्पेक्ट है वो भारत की वास्तविकता है, आज के समय में रियलिटी है, और कास्ट के बिना
इलेक्शंस की बात नहीं हो सकती भारत के अंदर, ये भी एक वास्तविकता है। तो दो टर्म्स होते हैं इसके लिए, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। कास्ट के फैक्टर के अंदर आप राजनीति को मिलाते हो, एंड कास्टिजाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति के अंदर कास्ट की बहुत अहम भूमिका हो चुकी है भारत के अंदर, और कास्ट के बेसिस पर पार्टीज भी बनती हैं और उनका वोट बैंक फिक्स रहता है कि उस कास्ट के लोग तो उनको वोट करेंगे ही करेंगे, जैसे बहुजन समाज पार्टी इन यूपी। इस तरह की जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स होती है, इसकी वजह से क्या होता है, लोग अपने आप को फिर धर्म और कास्ट के बेसिस पर दूसरे कास्ट वालों से और दूसरे धर्म वालों से अलग करके अपने आप को देखने लग जाते हैं। अब जैसे अगर पार्टी का नाम ही यही है बहुजन समाज पार्टी, तो अनटचेबल या जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, ऐसी पार्टीज उन आइडेंटिटीज को और उजागर कर रही है। जबकि भारत का जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी की जो आइडेंटिटी है, भारत का जो प्रोग्रेसिव समाज है, वो क्या कहता है, हमें इस तरीके के डिफरेंसेस को मिटा देना चाहिए जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में लेटर वैदिक एज के बाद आए थे, लाइक वर्ण सिस्टम, जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड अति शूद्र, चंडालस की बात करी जाती थी। ऐसी चीजों को, ऐसे टर्म्स को, लोगों के साथ ऐसी एसोसिएटेड आइडेंटिटीज को हमें उजागर ही नहीं करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की राजनीति का जब ये गंदा खेल होता है, और इवन राजनेता जो होते हैं अपनी पार्टीज का नाम ऐसे कास्ट के बेसिस पर रख लेते हैं, तब जाकर इन दो कॉन्सेप्ट्स का निर्माण होता है, उत्पादन होता है और इनका बर्थ होता है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिजाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और इस तरह की राजनीति को डिवाइसिव राजनीति इसलिए कहा जाता है बिकॉज हेट्रेड का काम और समाज के अंदर अराजकता फैलाने का काम, डिवाइड करने का काम, एक कास्ट के लोग दूसरी कास्ट वालों से नफरत करें, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करें, धर्म के आधार पर वो एक पार्टी को वोट दें, कास्ट के आधार पर एक पार्टी को वोट दें, और उसके साथ वो नहीं जुड़, एक पार्टी के साथ वो नहीं जुड़ना चाहते बिकॉज वो उनके कास्ट की पार्टी नहीं है, वो उसके साथ नहीं जुड़ना चाहते बिकॉज वो उनके धर्म के लोगों के अधिकारों की बात नहीं करती वो पार्टी। तो इससे समाज के अंदर वॉयलेंस फैलता है, एक फीलिंग आती है मिसट्रस्ट की, एंड माइनॉरिटीज के अंदर एक सस्पिशन की भावना आती है, और वो एक दूसरे के प्रति आती है। वॉयलेंस भी अगर होगा तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ेगा। मिसट्रस्ट यानी कि विश्वास ना करना या एक शक की निगाह से देखना, तो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऐसा देख सकती है, या फिर अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को, लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के लोगों को ऐसा, इस प्रकार से, इस नजरिए से, इस भावना के साथ देख सकते हैं। तो इससे दिक्कत आती है कि फिर समाज आगे बढ़ेगा ही कैसे, जब इतने पैरोकियल माइंडसेट के साथ विभाजन होने लगेगा, समाज में अराजकता फैलने लगेगी, क्लैशेस होने लगेंगे, साइकोलॉजिकल हेट्रेड पैदा होने लगेगी एक दूसरे के खिलाफ, तो वो यूनिटी का जो एस्पेक्ट है वो लाइमलाइट में आएगा ही कैसे, वो हाईलाइट ही कैसे हो पाएगा। उसके बाद तीसरा फैक्टर जो कि इंडिया की यूनिटी को थ्रेटन करता है, दैट इज डेवलपमेंट इम्बैलेंस। हमारे देश में बहुत सारे राज्यों की एक कंप्लेन ये रहती है कि जितनी डेवलपमेंट कुछ राज्यों के अंदर देखने को मिलती है, हमारे राज्यों के अंदर उतनी नहीं आई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक बेंगलुरु, इसके अंदर तो हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, मॉल्स बन गए, लोगों की परचेजिंग पावर वो बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। लेकिन वहीं पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर गांव हैं, और वो सिर्फ नॉर्मल विलेज की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते हैं। सड़कें ऐसी कि एक बारिश के बाद जमीन धंस जाती है अंदर। आज भी वहां पर लोग घी लगी हुई चुपड़ी रोटी, सूखी सब्जी और सलाद के नाम पर कच्चा प्याज ये खा रहे हैं, और वहीं पर एक दिल्ली के मॉल में बैठा हुआ एक परिवार का हिस्सा बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, जिससे बहुत सारे लोग तो रूबरू भी नहीं है कि ये होता क्या है। इस प्रकार की अनइवन डेवलपमेंट जब भी होती है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब सोशियो इकोनॉमिक इसलिए कि इकोनॉमिक अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात हो जाएगी डेवलपमेंट की, सोशल बात करें तो यानी कि जागरूकता फैलाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करना, वो थिंकिंग, रैशनल, लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग को लेकर आना। तो ये अनइवन पैटर्न है इसका, हमारे देश में सारे जगह पर ये इक्वल नहीं है।
इसलिए मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता रहा था कि अगर एक लड़की की बहुत अच्छी इमेज है अपने गांव के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यूपी बिहार की कोई लड़की है, वो किसी गांव में रहती है, वो सलवार कमीज सूट पहनती है और उसको बहुत अच्छी बेटी माना जाता है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपनी गली मोहल्ले के अंदर। ऐसी लड़की अगर दिल्ली के, नोएडा के किसी पब या क्लब में आएगी तो उसका मजाक बन जाएगा कि ये तो किस तरह की बहनजी लड़की है, बालों में सरसों का तेल और नारियल का तेल लगाकर ये पब में घुसाई, इस गवार को किसने एंटर होने दिया यहाँ पर। अब उसके गली मोहल्ले के अंदर तो उसकी बहुत अच्छी पहचान थी, वो तो बिल्कुल पापा की परी थी, शहर में आके उसका मजाक उड़ रहा है। और वहीं पर एक शहर की लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनकर, मिनी स्कर्ट पहनकर, रग्ड जीन्स पहनकर, घुटनों से फटी हुई जीन्स को पहनकर गांव की सड़कों पर निकल जाए तो गांव वाले उसको मुड़ मुड़ कर देखेंगे, घूर कर देखेंगे और उसके माँ बाप को कोसेंगे या उस लड़की की छवि के बारे में या कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। इस अनइवन, इस अनएडिक्वेट, इस इम्बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट की वजह से समाज के अंदर एक कॉमन दृष्टिकोण नहीं आ पाता है लोगों को समझने का और देखने का। उसकी बेसिस पर लोग एक दूसरे को जज करने लग जाते हैं कि अगर कोई ऐसी लड़की शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर गांव की सड़कों पर घूम रही है तो ये तो आवारा है, ये तो बदचलन है, माँ बाप ने तो कोई तमीज ही नहीं सिखाई उसको। और वहीं कोई लड़की जो कि ऊपर से नीचे तक पूरी ढकी हुई है और वो किसी क्लब में, पब में या मॉल में जाती है तो उसको बहन जी की तरह, या हो सकता है उसके बाप की खेती जो है वो अरबों खरबों की, उसकी वैल्यू इवैल्यूएशन, लेकिन वहीं पर वो क्योंकि उसका अटायर ऐसा है तो उसको गरीब, लाचारी, बेचारी, अनपढ़, गवार समझा जाए। तो इससे क्या होता है, इस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इम्बैलेंस से क्या होता है, हमारा दृष्टिकोण एक दूसरे को देखने का ना वो प्रभावित होता है। अगेन इसकी वजह से हम एक पेरोकियल माइंडसेट को अपना लेते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम है तो सारे हिंदुस्तानी, बट इससे हमारे अंदर एक प्राउड, एक घमंड वाली फीलिंग या किसी को नीचे दिखाने वाली फीलिंग आ जाती है कि हम तो दिल्ली वाले, हम तो शहरी लोग हैं, हम तो इंग्लिश बोलना जानते हैं, वो गवार बालों में सरसों का तेल लगाकर वो क्या जाने इस चीज के बारे में। ऐसे करके हेट्रेड और डिवीजन शुरू हो जाता है, चाहे भले ही वो सड़कों पर लात जूते चप्पल लेकर ना उतरे ऐसे लोग, लेकिन साइकोलॉजिकली दे फील डिसकनेक्टेड, या समटाइम्स लोगों के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है फिर। तो ये अनइवन पैटर्न जो होता है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और जो इनएडिक्वेट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं कि सरकार ने कभी ऐसी अर्थव्यवस्था को इजाद ही नहीं करा कि जहां पर हर जगह पर एक कॉमन बैलेंस लेवल ऑफ डेवलपमेंट आए, कि अगर हाईवेज अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज से होकर गुजर रहे हैं तो वो गांव से होकर क्यों नहीं जा सकते हैं। मॉल अगर बनाए गए हैं शहर के अंदर और लोगों की परचेजिंग पावर की कैपेसिटी इतनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं मॉल जैसी जगह पर जाना और वहां से सामान खरीदना, तो ये एक रूरल इलाके का आदमी क्यों नहीं कर सकता हमारे भारत के अंदर। और जो डिस्पैरिटीज होती हैं अमीर और गरीब के बीच में फर्क होना, इसकी वजह से कुछ रीजन्स की डेफिनेट तौर पर बैकवर्डनेस जो है, मतलब जो बैकवर्डनेस है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ इट्स सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो रिच एंड पुअर का जो गैप है, तो कुछ रीजन्स की बैकवर्डनेस इस चीज से उजागर होती है, हाईलाइट होती है। और ये अगर एक कॉन्टिन्यूस और लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस रहता है तो इसकी वजह से वॉयलेंस बढ़ता है। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे रीजन के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं कमाने की, हम कितने भी हल को, बैल को चला लें, खेत को जोत लें, खेत के अंदर पानी डाल लें, लेकिन हमारी इनकम कभी बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर, हमारे रीजन के अंदर शायद से वो अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। तो इसकी वजह से कई लोग क्या करते हैं, दे माइग्रेट टू अर्बन सेंटर्स, जहां पर अर्बन सिटीज के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता है। दिल्ली में अगर आप निकलोगे ना, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, तो आप वहां पर देखोगे सड़कों पर दिल्ली वालों से ज्यादा जो माइग्रेटेड लोग हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। फिर चाहे वो ई रिक्शा चलाने वाले लोग हों, जो सड़कों पर रेडियां लगा रहे हैं मोमोज की, जलेबी की, कचौड़ियों की, वो लोग हों, किसी ढाबे पर, किसी रेस्टोरेंट में जो काम कर रहा हो, जो स्टाफ हो, वो सब्जी वाले,
ये सब यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोग भरे हुए हैं दिल्ली के अंदर। वो क्यों आए यहां पर? उनको क्योंकि यहां पर कमाई का साधन थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव लगा, अट्रैक्टिव लगा। उनको लगा कि उसके उनके राज्य के अंदर सिर्फ शारीरिक मेहनत है और एक ही फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल है, खेती बाड़ी करना या डेयरी खोलना या मीनियर वर्क करना। शहर के अंदर शायद से कमाई का साधन उनको ज्यादा लगेगा। तो इसकी वजह से होगा क्या कि उनका रीजन उसी पोजीशन पर रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हेन दे माइग्रेट टू दिल्ली, या कोई भी पर्सन कभी भी कहीं पर भी माइग्रेट करता है जब, तो जहां पर उसने माइग्रेट करा होता है अपनी मेहनत मजदूरी देकर, वो वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना कि जो उसका होम टाउन है, जो उसकी होम सिटी है, जो उसका होम रीजन है, वहां पर नहीं। तो उसके अंदर तो कभी ग्रोथ आ ही नहीं पाएगी। अब अगर मान लो कि ऐसा आदमी जो कि छत्तीसगढ़ झारखंड को छोड़कर दिल्ली चला है, अब कल को जब छत्तीसगढ़ झारखंड की इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात आएगी तो लगेगी तो मैन पावर ही। लेकिन वो मैन पावर पूरी की पूरी तरीके से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में माइग्रेट अगर कर गई है, तो फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो नेटिव लोग हैं, जब वही वहां पर नहीं है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो वो आगे बढ़ेगी कैसे? और इसका एक दुष्परिणाम और निकलता है कि इसकी वजह से जो सेपरेटिज्म वाली जो फीलिंग होती है, जो डिमांड होती है, वो बढ़ने लग जाती है। जिसको मैं आपको बता रहा था दो तरीके से, या तो आप स्टेट की डिमांड करने लगोगे या कहोगे कि सेपरेट कंट्री बना दो। और यहां पर सेपरेटिज्म का मतलब सिर्फ स्टेट और कंट्री बनाने को लेकर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल लेवल पर भी सेपरेटिज्म हो सकता है। लाइक आप यूपी से हो तो यूपी वालों से आपको प्यार है, बट यू हेट पीपल ऑफ दिल्ली। आप दिल्ली के हो तो आपको दिल्ली वालों से प्यार है, बट यू हेट पीपल हु हेल फ्रॉम कर्नाटका। पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को आपस में हो सकता है एक दूसरे से प्यार हो, बट दे डिसरिस्पेक्ट पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा से बच्चे जो पढ़ने दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपके स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं, यू कॉल देम या मेक देयर फन बाय कॉलिंग देम चिंकी। तुम तो चाइनीज हो, मोमोज वाला साला। ऐसे करके हेट्रेड बढ़ता है समाज के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वही जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था अभी, वहां पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रही है, प्लस नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं हमेशा से कंप्लेन करते हुए आए हैं कि देश में जो भी सरकार देश को चलाती है सेंट्रल लेवल पर, वो हमेशा नॉर्थ इंडिया के ऊपर फोकस करती है, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, कभी कभार दक्षिण भारत भी। हालांकि साउथ इंडिया के लोगों की भी यह कंप्लेंट रहती है कि इस देश में प्रधानमंत्री बनना या केंद्रीय लेवल पे सरकार बनाने का मतलब है कि एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड नॉर्दर्न इंडिया ओनली। सिर्फ उत्तर भारत की तरफ ध्यान दिया जाता है, उत्तर भारत की ही राजनीति है। हर मुद्दा जो भी उजागर होता है, देश का मतलब है उत्तर भारत। ऐसा ये कंप्लेंट रहती है दक्षिण भारतीयों की, साउथ इंडिया के लोगों की। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का तो ये कहना है कि चलो केंद्र सरकार थोड़ा बहुत उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत को तो देख भी लेगी, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, लेकिन दे फॉरगेट कंप्लीटली अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। हमें तो बिल्कुल ही अलग कर कर देखा जाता है। और इसलिए वहां पर पास्ट में सेपरेटिस्ट डिमांड देखी गई है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि नागालैंड की एक बार डिमांड उठी थी, और यह आज भी डिमांड उजागर है। वैसे ग्रेटर नागालैंड के नाम से वहां के लीडर्स जो हैं वो केंद्र सरकार से भिड़ने में लगे हुए हैं कि ग्रेटर नागालैंड के नाम से नागालैंड को अलग करके एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाए। पास्ट में जैसे एक पार्टी बनी थी मीजो नेशनल फ्रंट, एमएनएफ, कुछ लीडर्स रहे हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट में जिन्होंने सेपरेटिज्म की डिमांड को या सेसेस्टिस्ट टेंडेंसी को, सेसेस्टिस्ट मैंने आपको बता दिया कि एक रीजन या एक स्टेट की जब आप डिमांड करते हो कि इसको सेपरेट कंट्री बना दिया जाए, तो मीजो नेशनल फ्रंट और उसके साथ एसोसिएटेड जैसे लीडर्स थे, एजी फिजो, एजी फिजो। ये सारी नॉलेज आपको कहां मिलेगी? क्लास 12th में हमने डिस्कस करा हुआ है इसको अपनी पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी में, पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर। जो पॉलिटिक्स इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है, जिससे हम अपने जीएस पेपर 1 के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिलेबस हमने खत्म करा हुआ है, ये सारी नॉलेज वहां पर है। तो ये सब डिमांड्स
और सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज इन सब रीजन्स के अंदर उजागर हुए हैं, और ये भारत की नेशनल यूनिटी के ऊपर एक प्रकार से एक ब्लॉट का, एक दाग धब्बे का काम करते हैं, जिससे हमारी जो नेशनल यूनिटी है वो फ्रेगमेंटेड नेचर की नजर आ सकती है, टूट सकती है, और पास में उसको इन सारे फैक्टर्स की वजह से तोड़ने की कोशिश भी करी गई है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कुछ और फैक्टर्स जो कि भारत की नेशनल यूनिटी के अंदर बाधा बनते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।